इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिस्कस किया था अपनी कॉपी और पेन के माध्यम से। आज एक वापस से उसी पैटर्न पे हम लोग आ गए हैं। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से इसे हमने अवॉइड करना पड़ा था। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस अपने पास जो ये काम आ रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं जरा एक बार हम देखते हैं। हम लोगों ने कल जो चीज पढ़ी थी, कल था अपने पास पोटेंशियल, और पोटेंशियल के लिए अपने पास जो फॉर्मूला आया था दैट वाज 1/4πε0 Q अपॉन R। यदि सोर्स चार्ज मेरे पास कैपिटल Q है, ठीक है, और यदि सोर्स चार्ज नेगेटिव Q होता है तो अपने को पता है दैट इज 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R। तो ये हमारे पास नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए है और वो हमारे पास पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए है। ओके, सो अब बात हमारे पास ये आती है यहाँ से निकल के कि यदि हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड और V में हम लोग देखेंगे ग्राफ के बीच में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर सोर्स चार्ज के लिए वो होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो यदि दोनों में मैं एक रिलेशन देखूं तो मेरे को मिलता है E इनवर्सली 1/R स्क्वायर और V इनवर्सली 1/R स्क्वायर 1/R। तो दोनों को क्या अंतर आपको ये बता रहा है? ये अंतर आपको ये बता रहा है कि यदि मेरे पास मैं कहीं से 3 सेंटीमीटर यदि मैं डिस्टेंस पे जाता हूं या 3 सेंटीमीटर में मैं मेजर करता हूं तो अपने को पता लगेगा कि पोटेंशियल तो डिक्रीज हुआ है 1/3 टाइम्स और इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हुआ है 1/9 टाइम्स। ये हमारे पास वो रिलेशन हमारे बता रहा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी डिक्रीज होता है, बहुत जल्दी हमारे पास डिक्रीज होगा। तो यदि इन दोनों को मैं एक ही ग्राफ में मैं रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊं तो आपके लिए मैं यहाँ पे एक होमवर्क में दे रहा हूँ, जरा गौर से देखना। एक में E एंड V दोनों एक ही साइड में मैं ले रहा हूँ और इधर की साइड में R ले रहा हूँ। तो मैं दो ग्राफ मेरे को बनाने हैं। एक ग्राफ सपोज दैट ये आया है, ओके, और एक ग्राफ मेरे पास, एक ग्राफ तो मेरे पास ये आया और एक ग्राफ मेरे पास आया है ये। इसमें से एक को मैं A बोल लेता हूं और इसे मैं B बोल लेता हूं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा A है और कौन सा B है। ये जो A और B आपको लिखे हैं तो इनमें से आपको ये बताना है सॉरी कि कौन सा E को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा V को रिप्रेजेंट करेगा। पहली पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, इंटरसेक्शन से पहले से आप देखोगे A नीचे था B ऊपर था और इंटरसेक्शन के बाद का हमारे पास जो रीजन है वो हमारे पास A ऊपर हो जाता है और B नीचे हो जाता है। तो आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि ऐसा क्यों हुआ। और ये इंटरसेक्शन पॉइंट में E और V दोनों को इक्वल दिखा रहा है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? जी हाँ, वैन केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर आप फॉर्मूले से आप देखें जब R की वैल्यू कितनी हो 1, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। यानी कि व्हेन R इज इक्वल टू 1 दैट वी विल गेट ए सेम वैल्यू। ओके, तो ये आपके लिए एक होमवर्क है। सो आज के काम पे जरा चलते हैं। आज का काम क्या है? आज का काम एक छोटा सा बड़ा ही स्पेशल काम है जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर में बहुत हेल्प करेगा और आने वाले हमारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उनमें भी काफी हेल्प करेगा। कैसे, जरा एक बार देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज रखा है। ये यहां से मेरे पास दो पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। सेम एक नेगेटिव सोर्स चार्ज रखा है, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B। तो अपने को पता है पोटेंशियल यहां पर अगर प्लस 200 वोल्ट है फॉर एन एग्जांपल, तो यहां पर कितना होगा? प्लस 100 वोल्ट। सेम है। यदि यहां पर माइनस 200 वोल्ट है तो यहां पर कितना होगा? माइनस 100 वोल्ट। ठीक है, अब जो मेन चीज है वो ये है, सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज में लेके आता हूं दोनों जगह, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मैं रखता हूं A पोजीशन पे, A पर। तो यदि आप इसे A पर रखोगे तो आप देखेंगे क्या होगा। ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को फोर्स लगाएगा और किधर की तरफ भागेगा? इधर की साइड। अब इसे जरा मैं लैंग्वेज में फिर रहा हूं। पोटेंशियल हायर कहां पे है? यहां पर। लोअर कहां पे है? यहां पर। यानी कि जो चार्ज फ्लो हुआ वो कहां से कहां फ्लो हुआ? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां पे चेक करते हैं नीचे की तरफ। नीचे पे आप देखेंगे मैंने चार्ज को रखा है जी प्लस इधर की साइड B पर। ओके, सो क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये से अपने पास अट्रैक्ट करता हुआ लेके आएगा। तो जब अट्रैक्ट करता हुआ लेके आएगा तो चार्ज कहां से कहां पे फ्लो होगा? B से A की तरफ फ्लो होगा। अब लैंग्वेज में बात करते हैं तो यहाँ पे आप जरा देखना कौन सा हाइयर है और कौन सा लोअर है। तो आंसर है आपको जो देखने में लग रहा है नेगेटिव सिंबल के साथ हम बात करेंगे तो हम देखेंगे -100 इज ग्रेटर, -200 इज लेस, सो दैट विल बी एट हायर पोटेंशियल एंड दैट विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो सेम चार्ज कहां से कहां फ्लो हुआ? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि यहाँ पे हुआ था हाइयर से लोअर, सेम यहाँ पे हाइयर टू लोअर। इसका मतलब सोर्स चार्ज है पॉजिटिव हो, सोर्स चार्ज और हमारे पास नेगेटिव हो, चार्ज जो हमारे पास है जो भी हम अपना टेस्ट चार्ज ला रहे हैं दैट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, अब बात करते हैं यदि हमारे पास टेस्ट चार्ज यदि नेगेटिव हो जाए तब क्या सिनेरियो अपने पास होता है। मैं एक के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरे के लिए आपको जरा सोचना है। ये A, ये B, ये प्लस 200 वोल्ट, ये प्लस 100 वोल्ट। क्योंकि मेरे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने वाली है इसके लिए आगे जाके, तो मैं इसलिए कॉन्सेप्ट आपको आज बता रहा हूँ।
ओके, मैंने इस बार नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखा, तो जरा देखना नेगेटिव टेस्ट चार्ज क्या होगा, नेगेटिव इधर की तरफ को जाएगा क्योंकि पॉजिटिव से अपने पास खींचेगा, तो ये इस साइड ऐसे फ्लो होगा। तो ये लोअर टू हायर जा रहा है कि हायर टू लोअर? आंसर है दैट इज मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। सेम आपको चेक करना है यहां पर नेगेटिव सोर्स चार्ज लेके, तो आप देखेंगे तो तब भी हमारे पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव करता है। तो इसका मतलब यदि सोर्स चार्ज कैसा भी हो लेकिन टेस्ट चार्ज यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा, और हमारे पास जो नेगेटिव टेस्ट चार्ज है वो हमारे पास लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। ओके, तो एक तो कंडीशन आपको ये बतानी थी। दूसरी जो कंडीशन आपके पास आ रही है वो सेकंड कंडीशन ये है जो कि आपको डिस्क्राइब करेगी हमारे पास कि यदि मैं दोनों में एक में रिलेशन देखूं, हमने जो पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हमने पढ़ा था एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों में एक रिलेशन आता है। 1 मार्क्स में आपसे पूछा भी जाता है, काफी टाइम में पूछा गया, और एक यूनिट भी आपके पास आएगी नहीं किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। सपोज दैट मेरे पास कोई 2 पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए और बी, इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है dr, इस साइड ही मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूँ। ओके, dr इनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, सो इधर से यहाँ पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर सेटअप किया हुआ है, एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने कोई टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव क्यू, मुझे बी से ए पे लेके आना है। तो जब मैं बी से ए पे लेके आऊंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन वो पर यूनिट चार्ज किस में सेटअप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में सेटअप होता है। सो यदि मैं बी से ए पे लेके आऊंगा तो देखना मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर पॉजिटिव है, तो इस साइड आने पे वो क्या हो जाएगा, इस साइड आने पे हमारे पास वो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या होगा जरा एक बार हम देखते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन या टोटल वर्क डन की हम लोग जो बात करते हैं, सिंपल में वर्क डन की टर्म में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो दैट वर्क डन फ्रॉम बी टू ए विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल जस्ट एक लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है dr, लेकिन वो अपोजिट है तो नेगेटिव। ओके, सो ये जैसे मैग्नीट्यूड की टर्म में मैं यहाँ पे मैंने इसे लिखा है। तो एक चीज आप यहाँ से देखें, एक चीज यहाँ से आप देखें, ये हमारे पास कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास जो फोर्स आ रहा है ये वाला फोर्स है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर है कि आप अलोंग द लाइन आप कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा, तो अलोंग द लाइन यदि मैं इसके कंपोनेंट को मैं ब्रेक करूं तो दैट विल बी ई कोस थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ई कोस थीटा हमारे पास इसके फोर्स का कंपोनेंट आएगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। सो माइनस सॉरी एक छोटा सा एक एरर हुआ है, हमने ये जो लगाया हुआ है ना, ये हमारे पास इधर की तरफ कोई सोर्स चार्ज रखा है, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही रहा है, जिस वजह से हमारे पास वो फोर्स फील्ड इसे करा रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसे फोर्स की वैल्यू Q इंटू ई की टर्म में यदि मैं लिखता हूं, दैट इज Q E cos थीटा मल्टीप्लाई dr। ओके, सो एक चीज जरा आप यहां से अब देखिए, यहां पर हमारे पास जो ये Q E cos थीटा की टर्म में मैंने इसे लिखा है, Q E cos थीटा की टर्म में यहाँ पे लिखा है, जो ये Q है ये कौन सा Q आएगा, यहाँ पे जो है फोर्स फील करेगा ये वाला E cos थीटा इंटू dr। सो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है, कितना हुआ, और यदि थीटा इनके बीच में यदि जीरो है तो कोस जीरो की वैल्यू यदि मैं 1 रख लेता हूं तो मेरे पास क्या बचता है, E इंटू dr। तो ये जो टर्म आपके पास आती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। मैं इसे dv से मैं इसे रिप्रेजेंट कर लेता हूं, तो जरा आप देखो एक टर्म आपके पास आ रही है यहां से, E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr। इस एक्सप्रेशन के थ्रू आप देखें E इज इक्वल टू माइनस dv बाय dr, तो ये टर्म आपको बता रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक नए टर्म में आपके पास आया है, किसमें, पोटेंशियल और डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। और जहां पे एक हमारे पास पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ हम उसे मेजर करते हैं, तो आपको एक चीज बता दूं, हम किसी भी चीज को डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में मेजर करें तो हम एक वर्ड बोलना पसंद करते हैं। टाइम के साथ मेजर करें तो हम रेट बोलते हैं, और डिस्टेंस के साथ हम मेजर करें तो हम उसे बोलते हैं ग्रेडियंट। तो यानी कि दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके इक्वल हुआ है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां से हमारे पास एक यूनिट और बनती है, दैट इज वोल्ट पर मीटर। ओके, अब तक जितने भी आई थी न्यूटन पर कूलम आपने पढ़ा होगा, और मैंने बताया था आगे जाके हम इसकी एक यूनिट और पढ़ेंगे, तो ये वो यूनिट है इस चैप्टर में जो आई है, वोल्ट पर मीटर। एक हमारे पास फ्लक्स की यूनिट आई थी तो वो वोल्ट मीटर करके थी, तो उसमें इस तरह से मैं उसके अंदर का आप कंफ्यूज मत होना। ठीक, सो वोल्ट पर मीटर हमारे पास जो ये यूनिट हमारे पास आई है निकल के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो अब यहाँ पे नेगेटिव सिंबल का मतलब क्या है, मेन क्वेश्चन हमारे पास ये आता है। नेगेटिव सिंबल का एक बहुत ही प्यारा सा मतलब है, यदि हम इस चीज को इस तरह से समझें, नेगेटिव सिंबल को मैं समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं, इसे आप जरा इस चीज से आप देखें। फॉर एन एग्जांपल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर ये नेगेटिव सोर्स चार्ज था, ये दोनों पॉइंट ए दोनों पॉइंट बी, इसके हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर
नेगेटिव की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये दोनों पॉइंट ए और बी, प्लस 200 वोल्ट प्लस 100 वोल्ट माइनस 200 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट। ओके, तो अब यहां से अपने को एक चीज देखनी है, यदि मैं यहाँ पर एक कोई भी चार्ज रखता हूं, चार्ज को तो मैटर हम लोगों ने पहले देख लिया, अब इस चीज को आप इस तरह से देखिए, हमारे पास यहाँ पे हाइयर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, इधर यहाँ पे हाइयर है, यहाँ पे लोअर है, तो पोटेंशियल हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइयर, यहाँ पे लोअर, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसके उल्टा आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, लोअर टू हाइयर यदि मैं जाऊं ऐसे ऐसे, तो लोअर टू हाइयर यदि मैं जाता हूं तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना पड़ेगा, यानी कि जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इधर, यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है इधर, दैट्स द नेगेटिव सिंबल इंडिकेट। ओके, तो ये आपका नेगेटिव सिंबल का मतलब है। तो आप दोनों वर्ड में आप बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ये भी आप बोल सकते हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं इन द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ओके, तो एक तो मीनिंग ये था। अब एक चीज और आपको मैं बता दूं, हमारे पास जो भी फॉर्मुलेशन आई है टोटल जितनी भी आई है उन सब में अपने को एक चीज जरा और देखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास वो न्यूमेरिकल से रिगार्डिंग जो होगा उसमें इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये सब क्या है अब जरा एक बार हम देखते हैं। यदि हमारे पास काफी सारे चार्जेस हो जाए तो उनकी हेल्प से पोटेंशियल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सपोज दैट चार्ज इज प्लस Q1, दैट चार्ज इज माइनस Q2, दैट चार्ज इज प्लस Q3, और यहाँ पर कोई एक पॉइंट P है जिसके डिस्टेंस यहाँ से R1, R2 और यहाँ से R3, इस P पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल चेक करना है। तो किस तरह से मैं पोटेंशियल निकालूंगा, सिंपल सा तरीका है पोटेंशियल निकालने का, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल अलजेब्रिक सम करना है। तो किस तरह से निकालेंगे, V टोटल या V नेट दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल निकालने के लिए चार्ज चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। तो ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, डिस्टेंस R1, ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव, डिस्टेंस R2, ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, डिस्टेंस R3 एंड सो ऑन। जितने भी चार्जेस होंगे हम सिंपल अलजेब्रिक सम के थ्रू उसको फॉलो करते जाएंगे। दैट्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए मल्टीपल चार्ज, यदि मुझे किसी भी एक पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। अब एक चीज हमारे पास आती है, हम अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, हम लोगों ने एक चीज देखा था कि अपने को यदि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि दैट इज सिंपल पोटेंशियल मल्टीप्लाई, जो भी हमारे पास टेस्ट चार्ज है उसके मल्टीप्लाई करते तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाती है। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी में देखूं तो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये सिंपल निकल के आती है। ओके, लेकिन क्या ये कहना सही होगा किसी एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, सपोज दैट मेरे पास यहाँ पर ये पूरा का पूरा फील्ड खाली है और मैं कोई चार्ज दूर इन्फिनिटी से मैं लेके आता हूँ यहाँ पर Q1, तो मैं पूछ रहा हूँ इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी तो स्टोर जब होगी कि जब मुझे किसी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे किसी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा क्या, आंसर है नहीं करना पड़ा, क्योंकि ना तो इसे कोई रिपेल करने वाला था ना ही कोई अट्रैक्ट करने वाला। तो जब वर्क डन मुझे यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना होगा, दैट इज 0। तो जब वर्क डन 0 हुआ तो मुझे कोई भी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी नहीं स्टोर होगी। ओके, तो किसी भी सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कहना ये बहुत गलत होगा। तो इसलिए एटलीस्ट 2 चार्ज जरूर होते हैं, और जब एक से ज्यादा चार्ज हो जाए तो हम उसे बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्ज। तो जहां भी हम एनर्जी की हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की, दैट इज सिस्टम ऑफ चार्ज, नॉट ए सिंगल चार्ज। ओके, सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब एक से ज्यादा का हमारे पास उसके अंदर चार्जेस होंगे, उनकी टोटल एनर्जी हम लोग देखेंगे। सो ये एक Q1 चार्ज था जिसे मैं इन्फिनिटी से लेके आया था। अब सिस्टम ऑफ चार्ज से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में अपने को इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इन्फिनिटी से मैं किसी एक चार्ज को मैं लेके आ रहा हूँ, मैंने लाके यहाँ पर किसी एक ए पॉइंट पर रखा, क्या मुझे कोई वर्क डन करना पड़ा, आंसर है नहीं करना पड़ा, क्योंकि इसे अपोज करने के लिए कोई नहीं था। सेम दूर कहीं इन्फिनिटी से मैं कोई दूसरा चार्ज लाया और यहाँ पे बी पॉइंट पे लाके रख दिया मैंने, इसका वैल्यू है Q2, क्या मुझे अब वर्क डन करना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि इसे फोर्स लगाने के लिए कौन बैठा है, ये फोर्स लगाने के लिए बैठा है। तो कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, इनके बीच का डिस्टेंस R12 है, तो आंसर है आप कैलकुलेट कर ले पोटेंशियल इसकी हेल्प से, और इसकी वैल्यू हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट मल्टीप्लाई Q2। पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, और Q2 हमारे पास जो चार्ज हम लेके आए ये वर्क डन होगा। सिमिलरली यदि मैं एक और Q3 में लेके आता हूं दूर कहीं से, यहां से मैं लेके आता हूं इन्फिनिटी से, और Q3 को मैंने लाके रख दिया जी यहाँ पर पॉइंट C पे, अब तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा मुझे। अब देखो सिस्टम पे सिस्टम बनता जाना है, पहला अकेला चार्ज था, पहले 2 चार्ज का सिस्टम हुआ, अब ये 3 चार्ज का सिस्टम हुआ, तो आंसर है इस Q3 को कौन कौन अपोज करेगा,
तो क्वेश्चन है कि इसे कौन कौन अपोज करेगा, इसे ये भी अपोज करेगा और इसे ये भी अपोज करेगा, ठीक है। अट्रैक्ट करे रिपेल करे वो उनकी पोलरिटी के ऊपर बात है। तो अब Q3 को दोनों के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। ये वही है कि मार्केट में आप शॉप खोल रहे हो, पहले अकेला बंदा आया, उसे किसी के अगेंस्ट ताकत लगाने की जरूरत ही नहीं थी, फिर दूसरा बंदा आया तो इसका कंपटीशन इससे हुआ, फिर तीसरा बंदा आया, इसका कंपटीशन इन दोनों से हुआ। ओके, सो डिस्टेंस हम ले लेते हैं, सपोज दैट R13 दैट इज R23। तो Q3 के लिए कितना वर्क डन होगा Q3 के लिए? तो आंसर है, यदि मैं इससे मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट मल्टीप्लाई Q3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड मल्टीप्लाई Q3। तो पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट R13 डिस्टेंस पे कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ जी, चार्ज Q1 डिस्टेंस R13 मल्टीप्लाई Q3 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड R23 डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23 मल्टीप्लाई Q3 एंड सो ऑन। इस तरह से आप जितने भी आप चार्जेस लाएंगे तो इस तरह से प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, एक असेंबली दे दी ट्रायंगल की इस तरह से और बोला जाए कि भाई टोटल एनर्जी बताओ इसके अंदर कितना स्टोर हुआ, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले किसी भी एक चार्ज को आप सपोज कर लो आप लेके आके आपने रखा Q1, तो उसके लिए वर्क डन कितना 0। फिर आपने देखा B वाले को आपने ला के रखा, ठीक है, उसके लिए वर्क डन कितना होगा, सिंगल एक इफेक्टेड करेगा ऐसे, दूसरे को लाके रखा तो ये दोनों इफेक्टेड करेंगे, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? टोटल वर्क डन आप ऐड करके निकाल सकते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3, that will give the total work done, or that total work done will store the potential energy of that system. Okay, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका कैलकुलेट करने का हमारे पास एक दूसरा तरीका भी है न्यूमेरिकल्स के हिसाब से। ये जस्ट एक इजी कैलकुलेशन मेथड है, अदरवाइज अगर कॉन्सेप्चुअल देखें तो आप इस तरह से फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सेपरेट आप तीनों के आप वर्क डन निकालें, जितने भी चार्जेस ला रहे हैं सबके वर्क डन निकालें और आप उन्हें ऐड कर दें। और यदि आप देखें एक बेसिक तरीका जो एक इजी तरीका है, उसे जस्ट एक शॉर्टकट मेथड में उसे बोलूंगा, उसे आप किस तरीके से आप यूज करते हैं जरा एक बार वो देख लेते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास कोई एक स्क्वायर है और एक स्क्वायर के ऊपर 4 चार्जेस है, यानी कि एक असेंबली है 4 चार्जेस की, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। डिस्टेंस है इसका L, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा L/√2, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास है। कह रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को सेटअप करने के लिए टोटल वर्क डन बताओ और टोटल पोटेंशियल एनर्जी बताओ। तो मुझे एक चीज मैं आपको पहले मैं बता दूं कि जब भी हम ये निकालते हैं तो हम सारे चार्जेस को हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं। कंडीशन ये है, उसके लिए ही हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी में हम लोग पोटेंशियल क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यदि मुझे अब मैं दूसरा मेथड ना बताऊं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम Q1 को देखते हैं। Q1 को लेके आते हैं, इसके लिए वर्क डन कितना होता 0। फिर हम Q2 को लेके आते हैं, Q2 के लिए वर्क डन कितना होता, तो हम देखते हैं इसे पोटेंशियल पहले वाला देता मल्टीप्लाई Q2। फिर हम Q3 को लेके आते तो Q3 के लिए वर्क डन कितना होता, तो देखते हैं ये दोनों इफेक्टेड करते, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट मल्टीप्लाई Q3, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड मल्टीप्लाई Q3। फिर मैं Q4 को लेके आता तो उसे कौन कौन इफेक्टेड करता 1 2 एंड 3, तीनों के अगेंस्ट काम करना पड़ता, यानी कि पोटेंशियल ड्यू टू 1 Q4, पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड प्लस पोटेंशियल ड्यू टू सेकंड Q4, पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड Q4, और टोटल को मैं इसे ऐड कर देता। अब दूसरा मेथड क्या है सोल्व करने का, बहुत इजी सा मेथड है, इसे आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। आपको सपोज करो पहले के लिए आपको वर्क डन निकालना है W1, ठीक है, W1 आपको वर्क डन निकालना है। तो आप देखो W1 को ग्रुपिंग किस के साथ बन रही है, सेकंड के साथ भी है, थर्ड के साथ भी है, फोर्थ के साथ भी है, यानी कि आप वर्क डन निकालो कंप्लीट 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। देखो आराम से 1 के लिए आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है तो आप 2 के साथ भी, थर्ड के साथ भी, फोर्थ के साथ भी, इसके लिए आप वर्क डन निकालो सबके साथ अलग अलग, ठीक है। किस तरह से निकलेगा आप निकालना जानते हो। जब इसके लिए वर्क डन निकालोगे 1 और 2 के बीच का, दोनों के बीच में आप फॉर्मूला अप्लाई करें, फिर इन दोनों के बीच में और फिर इन दोनों के बीच में, ठीक। अब बारी आती है 2 के लिए, तो अब 2 के लिए पेयर में आप किस किस के बारे में हम बात करेंगे, तो 2 के लिए आप देखेंगे 1 तो पहले हो चुका, 1 3 एंड 4 हमारे पास 3 पेयर बनाएगा ये भी कायदे में, लेकिन 1 का पेयर हमारे पास इसके लिए हो चुका है 1 2, तो बच्चे कौन से 2 W23 प्लस W24, 2 3 एंड 2 4। W3 के लिए बात करते हैं, 3 को इसके साथ बनाएगा, देखा जाए तो तीनों के साथ बना रहा है, लेकिन 3 का 1 के साथ भी ऑलरेडी हो चुका है और 2 के साथ भी ऑलरेडी हो चुका है, तो बच्चा कौन सा है केवल है W3 4। ओके, तो इस तरह से हमारे पास जितने भी वर्क डन आते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने वर्क डन आए थे हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे भी कितना आया 1 2 3 4 5 6, तो सबको हम लोग क्या कर देंगे उन्हें ऐड कर देंगे। जैसे आपका मन करे आप उस तरीके से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं कल, एक बहुत बढ़िया लेक्चर कल होने वाला है, काफी बेसिक टॉपिक हमारे पास है, आप पहले भी मिल चुके हो उससे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग